नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ईरान बराह रास्त जंग के अंदर कूद गया है। जी हां, एक ऐसी डेवलपमेंट हो गई है जो शायद अब मिडिल ईस्ट का नक्शा पूरी तरह से बदल के रख देगी। और जो हम इलाकाई जंग की बातें बार बार कर रहे हैं, ये उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। जी हां नाज़रीन, कोई छोटी मोटी तंजीम की हम बात नहीं कर रहे। ईरान बराह रास्त जंग के अंदर कूद गया है। ईरान ने पहला बड़ा हमला कर दिया है। और जरा सोचिए, ये हमला किसके ऊपर हुआ है? यूएई के ऊपर, मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर यह हमला किया गया है। उनका एक ऑयल और गैस टैंकर नाज़रीन पकड़ लिया गया है। और सोचिए, ये गैस और ऑयल टैंकर जो है वो कहां जा रहा था, किस लिए इसको पकड़ा गया है? ये इजराइल की तरफ जा रहा था। ये इजराइल के लिए एनर्जी सप्लाई कर रहा था, गैस और ऑयल की फराहमी कर रहा था। तो ईरान जो है वो बराह रास्त इस जंग के अंदर कूद गया है और यूएई एक्सपोज हुआ है। और ये एक्सपोज हुए हम खुद के, हमारे अपने सरकर्दा लीडर ममालिक, वो किस तरह से एक खुफिया तौर पर इमदाद इजराइल को भेज रहे हैं। जब दुनिया बाइकआउट कर चुकी है इजराइल का, तो ये हमारे ममालिक जिनको हम देखते हैं कि ये हमारी मतलब इमाम है, जिनकी तरफ हम देखते हैं कि ये हमारे लीडर हैं, वो ये काम कर रहे हैं और सामने आकर मजम्मत करते हैं, लेकिन पस्से पर्दा ये जो है वो कर रहे हैं। और तो उसका बंदोबस्त करना शुरू कर दिया गया है कि इस पर मजीद अब कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो जनाब ईरान कूद गया है जंग के अंदर। इसके साथ साथ नाज़रीन, दुनिया आलमी जंग की तरफ जा रही है। आपके सामने सारी चीजें हैं। सबसे बड़ा एक और सबूत लेकर आए हैं। 5 लाख नेटो फौजी इस वक्त तैयार हैं। उनको हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। और आपको पता है इनको हाई अलर्ट के ऊपर क्यों किया गया है? रशिया के ऊपर अटैक करने के लिए। जी हां, दुनिया में इस वक्त खलबली मची हुई है। दुनिया में एक गैर यकीनी की सूरत हाल है कि आगे दुनिया का क्या बनता है। 5 लाख नेटो फौजी इस वक्त रशिया पर हमला करने के लिए हाई अलर्ट के ऊपर हैं। इसके साथ नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि फ़लस्तीनी तंजीमें चाइना पहुंच गई और वहां से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आया, बीजिंग डेक्लेरेशन। ये बहुत हिस्टोरिक डेक्लेरेशन है। इसमें यह ऐलान किया गया है चाइना की मुकम्मल सपोर्ट के साथ कि यरूशलेम फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होगा और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर हम किसी चीज़ पर राज़ी नहीं होंगे। और व्हाट्सोएवर कुर्बानियाँ दी जाती हैं, व्हाट्सोएवर जो भी मामलात जिस भी तरफ जाते हैं, फ़लस्तीनी रियासत अब बनकर रहेगी। ये ऐलान कहां से हो रहा है? ये बीजिंग से आज ऐलान हुआ है। बीजिंग से, जो कभी भी आपका इत्तेहादी नहीं रहा, वहां से आज ऐलान हुआ है कि फ़लस्तीनी रियासत यरूशलेम ये जो है ना, इसकी आज़ादी अब होकर रहेगी। और नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बशार अल असद और उर्दगान मॉस्को जा रहे हैं। प्यूटन की सरपरस्ती के अंदर ये बहुत अहम मुलाकात होने जा रही है। और वाशिंगटन में इस मुलाकात के ऊपर, तेल अवीव में इस मुलाकात के ऊपर बहुत खलबली मची हुई है, क्योंकि ये वो बशार अल असद है जिसको चंद घंटे दिए थे इजराइल और अमेरिका ने कि अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर लो। वो बशार अल असद वापस आ रहा है, यानी एक बड़ा पावरफुल एक शख्सियत के तौर पर है। और शाम एक पावरफुल मुल्क के तौर पर, वो शाम जो इस वक्त फ्रंट लाइन के ऊपर खड़ा है फ़लस्तीन की हिमायत में और भरपूर असलह के सबलाए इस वक्त हिजबुल्लाह और बाकी सबको जारी रखे हुए। तो ये बड़ी मेजर डेवलपमेंट है नाज़रीन। दुनिया में हैरान कुन वाक़यात, मिडल ईस्ट के अंदर लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल, और लम्हा बलम्हा मिडल ईस्ट और यूरोप और साउथ चाइना सी एक आलमी जंग का बैटल फील्ड बनते हुए ये सबूत हमारे सामने आते चले जा रहे हैं। तो ये आपके सामने रखेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, नेटो और इजराइल की वजह से दुनिया के मामलात मुसलसल आलमी जंग की तरफ जाते चले जा रहे हैं। अमन की कोशिशों में अगर कोई रुकावट है तो वो ये दो ताकतें हैं जो मिडल ईस्ट में अमन को रुकावट कर रही हैं। यूरोप में चलने वाली जंग यूक्रेन, उसकी रुकावट में भी यही दो ताकतें जो है वो हायल हैं। और अब नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि जब आप जंगबंदी नहीं कर रहे हैं, जब आप मासूमों का खून बहाना बंद नहीं कर रहे हैं, जब आप एक खास प्लानिंग के तहत एथनिक क्लींजिंग कर रहे हैं, जब रोज फ़लस्तीनी वहां पर मर रहे हैं और दुनिया में कोई उनके ऊपर बात नहीं करना चाहता, दुनिया ने अपनी आंखें और कान बंद कर लिए हैं और इजराइल कहता है कि हम फ़लस्तीनी रियासत नहीं देंगे, वो एक दहशतगर्द रियासत होगी, यानी उनकी जमीन के ऊपर कब्जा किया, 100 साल जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ दिए, मिडल ईस्ट का हशर क्या कर दिया, और आज कहते हो कि फ़लस्तीनी रियासत नहीं देंगे। तो हद होती है, किसी जुल्म की हद होती है। तो 100 साल का अरसा हो गया है और ये 9 महीने जिस तरह से जो गुजरी है फ़लस्तीनियों के ऊपर और दुनिया के ऊपर, दुनिया के अवाम के ऊपर, तो अब इस पे बर्दाश्त नहीं है। तो एक के बाद आप देखेंगे कि अब बात आगे से आगे बढ़ती चली जाएगी।
ईरान नाज़रीन कूद गया है। ये अब तक की जंग के जो 4-5 बड़े गैर मामूली वाक़यात हुए हैं जिसने जंग को मोर एस्केलेट कर दिया, नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले गए वाक़यात, उनमें से एक वाक़या। अब इसका नतीजा क्या निकलता है, लेकिन ये सूरत हाल यकसर बदल गई है। ईरान ने नाज़रीन हमला कर दिया है, ईरान जंग में कूद गया है। ईरान ने यूएई का गैस और ऑयल टैंकर जो है वो पकड़ लिया है। बहुत सेंसिटिव खबर है, इसलिए सबसे पहले इसका सबूत आपके सामने रख दें, फिर इसके आगे क्या होने जा रहा है, नतीजा क्या निकलेगा। अल मायदीन, ये सबसे पहले सबसे मोतबर चैनल, उसका सबूत देखिए। वैसे तो अब ये मीडिया भरा पड़ा है। द इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड डिटेन्ड अ टैंकर ओन्ड बाय company affiliated with a neighboring country due to its smuggling a large amount of energy. Iranian commandos seized a UAE-run vessel carrying marine gas oil for Israeli warships, Faras News. ठीक है, ये हमने आपके सामने सबूत रख दिए हैं। कंफर्म हो गया है कि जो है वो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड ने ये कार्रवाई की है और यूएई का ये शिप पकड़ लिया है। ये नाज़रीन मुसलसल ऑयल और गैस की सप्लाई कर रहा है। अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रही, इससे पहले तजिए थे और इधर उधर की बातें, लेकिन अब ये एक्सपोज हो गए हैं। 2-4 हमारे सरकर्दा लीडर ममालिक जिनकी तरफ देख रही है सारी उम्मत मुसलमान के ये कोई एक्शन लेंगे, तो उन्होंने एक्शन ये लिया है कि वो खुफिया इजराइल को उसके टैंकों के लिए, उसके वॉरशिप्स के लिए, उसके जहाज़ों के लिए जो बम गिराते हैं उनके लिए ऑयल मुहैया कर रहे हैं और इसके अलावा गैस है उनको मुहैया कर रहे हैं। अब इसका आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं, इस ईरान के हमले के बाद यूएई क्या करता है, बाकी क्या करते हैं, अब ईरान मुसलसल किस तरह हमले जारी रखता है, वो क्या यहीं गल्फ तक महदूद होता है या इसके अलावा कार्रवाइयाँ क्या करता है, वो तो एक चीज़ है, आगे पता चल जाएगा। लेकिन उसकी कार्रवाइयों का आगाज़ हो गया। दूसरी जो अहम चीज़ है, देखिए हम इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेंगे, यानी जो हमारे हम खुद कर रहे हैं ना, यानी हमारे अपने लोग वहां पर शहीद हो रहे हैं और हम खुद जो जालिम ताकत है उसको ये सपोर्ट दे रहे हैं। अच्छा, गजा में क़यामत बर्पा कर दी गई है और हम तो तनकीद कर रहे हैं अमेरिका यूरोप पे। भाई यहां पर अमेरिका यूरोप पे तनकीद का क्या मकसद रह जाता है? हम तो उनको कह रहे हैं, उनकी मुनाफकत एक्सपोज कर रहे हैं, जो कि जाहिर बात है उनका जुल्म तो अपनी जगह पर है, लेकिन इनका क्या करें? यानी ये कौन सी पॉलिसी है, ये कौन सी अक्लमंदी है, ये कौन सी गुलामी है, ये कौन सा समझौता है? इसकी कोई जस्टिफिकेशन दी जा सकेगी? तारीख में हम इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकेंगे, ऊपर जाकर आगे जस्टिफाई कर सकेंगे। तो ये बहरहाल एक अहम चीज़ है और बहुत ये एक अफसोसनाक खबर है कि यहाँ हमारे अपने लोग जो हैं वो सपोर्ट जारी रखे हुए हैं। और इसमें जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उनको लिजिटिमेसी देते हैं, यानी आप इसराइल को लिजिटिमेसी देते हैं। इसराइल कहेगा कि ये यूं ही हमारे साथ खड़ा है, इसी तरह के 2 और मुल्क वो हमारे साथ खड़े हैं। तो देखो ना, ये मुसलमानों के जो लीडर ममालिक हैं, जो उनकी लीडरशिप है, वो तो हमारे साथ खड़ी है। इसका मतलब हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अगर हम गलत कर रहे होते तो ये जो मुसलमानों के नुमाइंदे हैं ये हमारे साथ क्यों खड़े होते? तो अगर ईरान को कार्रवाई करता है, अगर यमन या हिजबुल्लाह करता है, तो इसका मतलब ये दहशतगर्द है, क्योंकि ये मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं हैं। मुसलमानों के जो नुमाइंदे हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। तो आप जो सबसे खतरनाक काम कर रहे हैं वो उनको लिजिटिमेसी दे रहे हैं, यानी आप असलिया दें, आप जो मर्जी, आप जितना आप जोर लगा सकते हैं ना आप लगा लें। आपका दिल है तो आप बरह रास्त आ जाएं जंग में, आप कर दें यमन के ऊपर हमला, आप कर दें ईरान के ऊपर हमला, आपसे निमट लिया जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप उनको लेजिटिमेसी देते हैं, ये अहम चीज है। अब आगे चलते हैं नाज़रीन। सबसे पहले मैं नेतन्याहू का बयान आपके सामने रखना चाहता हूं। नेतन्याहू अमेरिका के लिए रवाना हो गया है। ईरान जंग के लिए किस तरह पर तोले जा रहे हैं, मंसूबा साजी हो रही है, ये पहले मैं आपके सामने रखता हूं। नेतन्याहू कह रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सदर कौन है, इजराइल अमेरिका का सबसे मजबूत इत्तेहादी है। बाइडेन चूंकि वो स्टेप डाउन कर गया है तो इसने जाने से पहले ये बयान दिया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर सदर कोई भी आएगा, अमेरिका इजराइल के साथ है। फिर हरेट्स लिख रहा है नेतन्याहू विल सीक टू कन्विंस कांग्रेस विद द गोल ऑफ अचीविंग कंप्लीट विक्ट्री इन गाजा एंड विद ईरान रिस्पांसिबिलिटी फॉर द रीजनल डेटेरियोरेशन। कल यानी 24 तारीख को ये तकरीर होने जा रही है। आज इसकी बाइडेन के साथ मीटिंग है और हरीट से लिख रहा है कि नेतन्याहू क्या करेगा, ईरान के ऊपर कन्विंस करेगा कांग्रेस को कि ईरान से जंग की जाए और मुकम्मल विक्ट्री ओवर गाजा। और मुकम्मल विक्ट्री हम दसियों सैकड़ों बार आपको बता चुके हैं कि मुकम्मल विक्ट्री ये है कि एक भी फ़लस्तीनी जिंदा ना रहे या एक भी फ़लस्तीनी जो है वो इस ऑक्युपाइड टेरिटरी के ऊपर ना रहे। अगर उसने रहना है तो वो मिस्र जॉर्डन इधर उधर चला जाए, यहाँ पर उसकी कोई जगह नहीं है। तो ये कंप्लीट विक्ट्री है उनके नज़दीक। तो ये 2 चीज़ें वो करने जा रहे हैं, यानी जंग में मुकम्मल, आगे तक लंबी जंग और ईरान के साथ जंग।
ٹھیک ہے, تو آپ اندازہ لگا لیجیے. اس کے علاوہ سموترک کا بیان دیکھیے, we will do everything possible to prevent the establishment of Palestinian state on the land of Israel. On the land of Israel. آپ ذرا ان کی جو ہے نا چیک کریں, ان کا ظلم اور ان کی گھمنڈ چیک کریں. اسرائیل کی کون سی لینڈ ہے؟ پیلسٹینین لینڈ ہے جس پر اسرائیل ناجائز ملک قائم ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اسرائیلی لینڈ کے اوپر کوئی فلسطینی ریاست نہیں بننے دیں گے. ٹھیک ہے, تو اب دیکھتے جائیے کہ ان کی انٹینشنز کتنی واضح ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ کی پلاننگ کر رہے ہیں, ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ریاست وغیرہ کوئی چیز آپ کو نہیں دیں گے. پھر سینئر ربائی فار دا ریلیجیس زائنسٹ اینٹی اپوز دا ایکسچینج ڈیل اینڈ کنسیڈر اٹ رسک ٹو اسرائیل سیکیورٹی. جو اس کا اسرائیل کا ریلیجیس طبقہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل شیل نہیں ہونی چاہیے, ایکسچینج ڈیل, بلکہ جنگ جاری رکھو اور فلاں ڈھمکا. اچھا, اگلی بات ذرا دیکھیے, دا کنیسٹ اپرووڈ دا کلاسیفیکیشن آف یونروا ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. ایک ناجائز ملک نے ناظرین دنیا کا جینا حرام کر دیا, اور یہ فتنہ, اس کا شر ایک ملک میں اس وقت پھیل چکا ہے, پورے کرۂ ارض پر پھیل چکا ہے. اب یہ پتہ نہیں کہ اس شر کا خاتمہ ہوتے ہوتے کیا کچھ دنیا میں بچے گا اور کیا کچھ ہوگا دنیا میں. یونروا جو یونائٹڈ نیشن کی آرگنائزیشن ہے جس کا کام صرف اتنا ہے کہ فلسطینیوں کو کھانا پانی دینا ہے یا اس کی فلاح و بہبود کے لیے ایجوکیشن ہیلتھ کے اوپر کام کرنا ہے, اس یونروا کو کیا کر دیا ہے؟ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہہ دیا ہے. مجھے بتائیے یہ کون سے لوگ اس دنیا کے اوپر مسلط ہو گئے ہیں؟ مطلب فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکالا اور 1949 میں یہ یونروا بنا کہ چلو ان کا ریکارڈ رکھے گا, جو مہاجر فلسطینی ہیں ان کی دادرسی ہوتی رہے گی, کو کھانا پانی ان کو ملتا رہے گا. اس یونروا کو جو کہ یونائٹڈ نیشن کا آفیشیل ادارہ ہے اس کو کہہ رہے ہیں یہ ٹیررسٹ. اور یہ کیوں یونروا کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں کہ اگر یونروا نہیں ہوگا تو فلسطینیوں کو جو ایڈ کا پروسیس ہے جو کہ آلریڈی رکا ہوا ہے وہ ٹوٹلی کولیپس کر جائے گا. یونروا نہیں ہوگا تو فلسطین کا جو ریکارڈ ہے مہاجرین کا وہ ختم ہو جائے گا, تو کوئی باہر کے فلسطینی واپس نہیں آ سکیں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یونروا ان کا مین ٹارگٹ ہے. تو یہ دنیا کے اوپر یہ طاقتیں مسلط ہو گئی ہیں. اب نہ دیکھیں, ایک ہوتا ہے نا کہ یار چلو کوئی ایسی طاقت ہے آپ اس کے سامنے چلیں, آپ سوچتے ہیں کہ یار چلیں ہم ان کے ورلڈ آرڈر کے نیچے چلیں, جنگ سے بچنے کے لیے ہم معاملات کو چلا لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, ہم جنگ کو اوائڈ کرتے ہیں. ان طاقتوں سے آپ کیسے معاہدے کریں گے؟ ان طاقتوں کے ساتھ آپ کو ایگزسٹ کیسے کریں گے؟ مجھے بتائیے, جن کی سوچ یہ ہے. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورڈز کمنگ فار ایران. اب ان کو تو واضح ہے کہ جب اسرائیل اتنی پلاننگ کر رہا ہے, غزہ میں اس کی یہ سوچ ہے, فلسطینی ریاست کے حوالے سے اس کی یہ سوچ ہے, تو ایران کے ساتھ تو جنگ پھر ہونی ہے. یعنی دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ اسرائیل ایگریمنٹ کرے اور فلسطینی ریاست کی طرف آئے, جو کہ نہیں آ رہا. دوسرا راستہ کون سا ہے کہ وہ اپنی ول منوائے, اور اس میں ول منوانے کے لیے اس کو حزب اللہ کو ختم کرنا ہے, یمن کو ختم کرنا ہے اور ایران سے لڑنا ہے. تو ظاہری بات ہے وہ دوسرا راستہ چن رہا ہے, پہلا راستہ تو نہیں چن رہا, جو کہ ایک طرح سے اگر کوئی امن مل سکتا ہے تو اسی راستے پر ہے. تو یہاں پر وہ ایک پوری جنگ جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے, تو ایران اس کے لیے تیار ہے. اب ذرا دیکھیے ایران, چائنا, رشیا کتنے بڑے بڑے اقدامات لے رہے ہیں. سب سے بڑا اقدام جو بیجنگ سے اس وقت ہوا ہے, فلسطینی تنظیمیں ناظرین بیجنگ کے اندر پہنچی ہیں, ان کی ملاقات ہوئی ہے. ہم 10-15 دن پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ چائنا نے انوائٹ کیا ہے سب کو, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آپس کی ڈویژن ہے وہ ختم کی جائے, اتحاد کو فروغ دیا جائے. اور اگر فلسطینی ریاست حاصل ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اتحاد سے ہو سکتی ہے, کیونکہ اسرائیل نے ایک چال یہ چلی کہ اوورال مسلمانوں کو آپس میں لڑایا, شیعہ سنی ادھر ادھر, اور فلسطینی لیڈرشپ کو بھی ہمیشہ ڈیوائیڈ کر کے رکھا. تو یہ فریضہ سب سے پہلے رشیا نے اس کا بیڑا اٹھایا, پھر آگے بات چلی, اور اب چائنا جو ہے وہ مین ہوسٹ کر رہا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ چائنا جو ہے نا مڈل ایسٹ کا ایک مین پلیئر بن چکا ہے. چائنا کوئی میوٹ آبزرور نہیں ہے, وہ ایفیکٹو رول ادا کر رہا ہے. اب ذرا وہاں سے جو ڈیکلیریشن آیا جس کو بیجنگ ڈیکلیریشن کا نام دیا گیا ہے, اس میں بڑی اہم باتیں کی گئی ہیں. اتحاد کے حوالے سے مسجد اقصی کا خاص ذکر ہے, یروشلم کا خاص ذکر ہے. ذرا دیکھیے, بیجنگ ڈیکلیریشن ٹو اینڈ دا پیلسٹینین نیشنل ڈویژن, کہ جو قومی ایک تقسیم ہے لیڈرشپ کے اندر اس کو ختم کرنے کا یہ ڈیکلیریشن ہے. دا یونٹی نیشنل ایفرٹس ٹو کنفرنٹ ایگریشن ٹو سٹاپ دا جینوسائیڈل وار, کہ ایک متحدہ فرنٹ بنے گا جو کنفرنٹ کرے گا اسرائیل کو. پیلسٹینین فیکشنز ویلکم دا اوپینین آف دا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس which confirmed the illegality of the existence, occupation and settlement. عالمی عدالت کا جو کہ بڑا اہم اور بڑا زبردست فیصلہ ہے, اس کو آپ
खैर मकदम किया है। कंटिन्यू टू फॉलो अप द implementation of the agreements to end the division that were concluded with the help of Egypt, Algeria, China and Russia, जिसमें अल्जेरिया ने अहम किरदार अदा किया, रशिया यानी वहाँ पर आपको पता है एक बुनियादी मीटिंग्स हुई थी, और फिर ये चाइना में कि वो जो एग्रीमेंट चले थे वो अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे इत्तेहाद के हवाले से जो चीज़ें तय हुई हैं। कमिटमेंट टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट विद यरूशलेम एज इट्स कैपिटल, इस बात का हम वादा करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, इस बात का अहद लेते हैं कि फ़लस्तीनी रियासत विद यरूशलेम एज इट्स कैपिटल, इससे कम पर कोई बात नहीं होगी। वी अफर्म द राइट ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल टू रेजिस्ट द ऑक्यूपेशन एंड एंड इट्स अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉज एंड द यूनाइटेड नेशन चार्टर्स एंड द राइट ऑफ द पीपल टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब ये बड़ी अहम बात है, वो किस तरह से बीजिंग में खड़े होकर यह ऐलान हो रहा है कि जो रेजिस्ट करना है, जो हमास लड़ रही है, जिसको इजराइल और मगरब दहशतगर्द कहता है, चाइना ये कह रहा है, चाइना में खड़े होकर ये डिक्लेरेशन आ रहा है कि ये रेजिस्ट करना ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये उनका हक है। आज़ादी के लिए खड़े होना, जिद्दोजहद करना, रेजिस्ट करना, आर्म्ड स्ट्रगल करना, ये हक है, ये इंटरनेशनल लॉ के, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के बिल्कुल मुताबिक है। वो सारा कुछ कर सकते हैं जिसको मगरब दहशतगर्द कहता है। टू रेजिस्ट एंड थॉट अटेम्प्ट्स टू डिस्प्लेस आवर पीपल फ्रॉम देयर होमलैंड पैलेस्टाइन स्पेशली फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप एंड द वेस्ट बैंक एंड यरूशलेम। हम रेजिस्ट करेंगे जो इजराइल का मंसूबा है हमारे लोगों को डिस्प्लेस करने का। कन्फ्रंटिंग द ऑक्यूपेशन कॉन्स्पिरेसीज एंड ऑन गोइंग वायलेशंस अगेंस्ट द ब्लेस्ड अल-अक्सा मॉस्क एंड रेजिस्टिंग एनी हार्म टू इट और द सिटी ऑफ यरूशलेम एंड इट्स सेंटिटीज। हम अहद करते हैं कि हम इजराइल की तमाम जो चालें हैं उसको नाकाम बनाएंगे, और जो कुछ अल-अक्सा के हवाले से ये प्लान कर रहे हैं उसको नाकाम बनाएंगे। यरूशलेम की आज़ादी और उसकी जो मुकम्मल दिफा है वो हम करेंगे। ये बीजिंग डिक्लेरेशन में बिल्कुल साफ अल्फाज में बातें जो है वो सामने आ चुकी हैं। तो इससे ज़्यादा कोई क्रिस्टल क्लियर हो नहीं सकता कि ठीक है वो अपने मंसूबे बना रहे हैं, लेकिन इधर भी पूरी तैयारी हो चुकी है। और अहम बात यह है कि इनको अंडरस्टैंडिंग है कि इजराइल और अमेरिका और उसके इत्तेहादी क्या प्लान कर रहे हैं, वो क्या मंसूबे बना रहे हैं और उनसे किस तरह आज़ादी लेनी है, मुत्तहिद होना है पहले। तो उनको पूरी अंडरस्टैंडिंग है कि आगे क्या होने जा रहा है और उसका सामना किस तरह से करना है। यहाँ पर नाज़रीन एक और बहुत अहम डेवलपमेंट है, और वो ये है कि शाम और तुर्की के ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं। प्यूटन का इसमें अहम तरीन किरदार है। आपको बता चुके हैं कि प्यूटन की सरपरस्ती में इस्लामिक वर्ल्ड के साथ जो आपसी इख्तलाफात हैं उनको मिटाने की कोशिश हो रही है। तो ये बड़ी तारीखी मीटिंग है। बड़ा इससे पहले ये था कि प्यूटन विजिट करेंगे तुर्की का और फिर वहाँ पर ये मीटिंग होगी, लेकिन अब ये मीटिंग होने जा रही है मॉस्को के अंदर, और वहाँ पर इराक के जो सदर हैं वो भी होंगे। ज़रा इसका सबूत देखिए। बशार अल-असद टू मीट टर्किश प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान इन मॉस्को। Bashar al-Assad meeting with Erdogan will be attended by Russian President Vladimir Putin and Iraqi Prime Minister Mohammad Shia al-Sudani might be invited. तो इराक के प्राइम मिनिस्टर एर्दोगान और बशार अल-असद ये मुलाकात करने जा रहे हैं प्यूटन के सरपरस्ती के अंदर मॉस्को में। और ये आप देखिए तब्दीली। अब मिसाल के एक और खबर देखिए, यूरोपीय यूनियन मेंबर स्टेट्स पुश फॉर रीन्यूड इंगेजमेंट विद दमास्कस। फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है यूरोपीय यूनियन अमेरिका से हटकर, इजराइल से हटकर दमिश्क से यानी शाम के साथ इंगेजमेंट करने जा रही है। जरा वापस जाएं कुछ साल पहले, ये वही बशार अल-असद हैं जिनको चंद घंटे दिए थे। आप इनकी एरोगेंस देखिए, बड़े बड़े जुल्म भुगते हुए हैं। तो इन्होंने कहा था बशार अल-असद को अपना बोरिया बिस्तर, अब ये पहले भी आपके सामने ये बात है, कोई ऐसी अनहोनी बात तो नहीं है, बोरिया बिस्तरा गोल करो निकलो यहाँ से, वगरना तुम्हारा असर लीबिया वाला और इराक वाला सद्दाम हुसैन और मुअम्मर कज़ाफ़ी वाला करेंगे। तो उसने रेजिस्ट किया, और आज देखिए वक्त अपना जो है तारीख अपना धारा बदल रही है। आज जो है ना ताकत के मरकज़ बदल रहे हैं, आज चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। ठीक है, जिस बशार अल-असद को वो घंटे उन्होंने दिए थे, आज यूरोप सोच रहा है कि उससे अलग इंगेजमेंट करें, इजराइल और अमेरिका को साइड पर रखें। और सब के सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब हुए, सब ने छोड़ दिया शाम को। आज सऊदी अरब ने भी बहाल कर लिए, तुर्की करने जा रहा है। तो ये तब्दीली आ रही है। अब ज़रा वाइडर कैनवस के ऊपर जो बहुत बड़ी खबर है आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अब पता नहीं इस खबर को किस तरह से बयान किया जाए, क्योंकि ये खबर बहुत बड़ी है और ये आलमी जंग के लिए इतना बड़ा सबूत है, इतना बड़ा सबूत है कि इससे बड़ा यही सबूत हो सकता है कि रशिया के ऊपर हमला हो जाए। बस इसके पीछे इसके बाद यही रह गया है, इससे अगली कोई बात रह नहीं गई। नाज़रीन, 5 लाख
नेटो ट्रूप्स जो हैं वो इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर हैं। और वो हाई अलर्ट के ऊपर क्यों हैं? डायरेक्ट रशिया के ऊपर अटैक करने के लिए। आप सोच रहे हैं ये दुनिया में क्या हो रहा है? रशिया के ऊपर अटैक करने के लिए नेटो ने अपने 5 लाख जो है ना वो ट्रूप्स तैयार कर दिए। नेटो पुट्स ओवर 5 लाख ट्रूप्स ऑन हाई अलर्ट। US-led military bloc has put in place the most comprehensive defensive since the Cold War. More than 5 lakh NATO military personnel are currently on high alert. The announcement follows the Washington Summit declaration, where NATO leaders confirmed that Ukraine is on unreversible path into the alliance. अब ये पहले खबरें सुनते जाइए। आपको बताया था ना कि जो वाशिंगटन में नेटो का इजलास हुआ, हमने आपको कहा था कि ये दुनिया आगे क्या चलेगी, क्या आलमी जंग होगी या नहीं होगी, ये वाशिंगटन में नेटो का होने वाला इजलास फैसला करेगा कि उन्होंने जंग को चुना या अमन को। और जब वहां पर फैसले हुए तो हमने आपको कहा था कि इन्होंने जंग को चुना है। और अब ये जंग कितनी जल्दी होगी या कितना डिले होगा, तो हमने आपको बताया था कि ये डिसाइड करेगा कि ट्रंप आ रहा है या ट्रंप नहीं आ रहा। अगर उनको ये क्लियर हो गया कि ट्रंप आ रहा है तो वो ट्रंप के आने से पहले पहले अपना सारा कुछ कर गुजरेंगे। मतलब वो कर गुजरेंगे कि ट्रंप जो मर्जी अब कह रहा है उसके आने तक दुनिया के हालात सबके हाथ से निकल चुके होंगे, फिर रिवर्स आपके पास नहीं होगा, ट्रंप आकर भी कुछ नहीं कर सकेगा। तो चूंकि अब क्लियर हो चुका है कि ट्रंप आ रहा है और बाइडेन तो खत्म हो गया, तो इसलिए अब उन्होंने ये फैसला किया है। मतलब वो अपना जो करने जा रहे हैं, आलमी जंग छेड़ने जा रहे हैं, वो हो रहा है। द स्टेटमेंट एम्फसाइज नेटोज कमिटमेंट टू आइसोलेटिंग रशिया, स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी ऑन इट्स ईस्टर्न फ्लैंक एंड इंक्रीजिंग मिलिट्री असिस्टेंस टू यूक्रेन। अब वहां पर नेटो के इजलास में यह फैसला हुआ था कि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर बनने जा रहा है और इसके लिए इरिवर्सिबल पाथ के ऊपर वो आ चुका है। यानी ये फैसला हो चुका है, समझ ले के मतलब अब वापसी नहीं है। यानी यूक्रेन नेटो का मेंबर बनेगा ही बनेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। इरिवर्सिबल पाथ यानी तीर कमान से निकल गया। तो जंग सारी किस चीज के ऊपर थी कि नेटो का मेंबर नहीं बनेगा यूक्रेन। तो रशिया ने इसी बात के ऊपर ये जंग छेड़ी और आज दौरान जंग ये नेटो का मेंबर बनाने जा रहे हैं यूक्रेन को। यानी कोई हद होती है ना किसी चीज की। आज तक तारीख में कोई मिसाल है कि कोई मुल्क जंग लड़ रहा और उसको नेटो का मेंबर बनाया गया हो। तो इसके ऊपर रशिया कह रहा है, रशिया सिक्योरिटी काउंसिल डेप्यूटी चेयरमैन वार्नड दैट यूक्रेन्स एक्सेशन इनटू नेटो वुड बी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट रशिया, कि ये ऐलान जंग होगा। वेदर दिस विल शैटर द एंटायर प्लेनेट इनटू पीसेस डिपेंड सोलली ऑन द प्रूडेंस ऑफ नेटो साइड। वो कह रहे हैं कि इसके नतीजे में जो जंग छिड़ेगी, चाहे वो पूरे प्लेनेट को अपनी लिपेट में ले ले और क्या करे, शैटर इनटू द पीसेस के मतलब उन्होंने बात ये की है कि ये बेशक पूरे प्लेनेट को शैटर करके रख दे इनटू पीसेस, तो हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी सारी जिम्मेदारी नेटो के ऊपर है। देखें, जब ट्रंप कह रहा है कि ये इकदाम तुम्हारा जो है वो आलमी जंग की तरफ लेकर जा रहा है, जब प्यूटन कह रहा है कि हमारी रेड लाइन ये है कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर ना बनाओ और अगर बनाया तो हम ये एक्शन लेंगे, तो क्या दुनिया का निजाम इसके बगैर नहीं चल सकता कि यूक्रेन नेटो का मेंबर ही बनेगा तो ही दुनिया आगे बढ़ेगी। तो ये वाज़ेह है कि नेटो ये जानबूझकर कर रहा है आलमी, जब उसको पता है कि रशिया 30 साल ये मामला चलता रहा और एट द एंड रशिया मजबूर हो गया कि उसने जंग छेड़ दी। रशिया कभी भी ये जंग नहीं छेड़ना चाहता था। तो जब रशिया ऑलरेडी जंग के अंदर है और जिस वजह से जंग के अंदर है, तुम लोग फिर भी वो पूरी करने जा रहे हो, तो रशिया के पास क्या ऑप्शन बचता है? ठीक है, तो ये जानबूझकर ये मामला है। फिर अभी ताइवान से खबर ये सामने आई है, ताइवान स्टार्ट्स 5 डे एक्सरसाइजेज विद सप्लायर डिलीवर्स ड्रिल्स एट मेन पोर्ट। अब उन्होंने चाइना के खिलाफ जो है ना मशकें शुरू कर दी हैं। तो इसका क्या नतीजा निकलेगा आपके सामने है। ये बड़ी अफसोसनाक और तशवीशनाक खबरें हैं, दुनिया किस तरफ जा रही है और सिर्फ लाहासिल जंगें और ये थोड़ी सी जो एलीट दुनिया की है वो ये सारे फैसले कर रही है। ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किया। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।